नमस्कार, मैं डॉक्टर मीनू आप सभी का स्वागत करती हूँ रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग के श्री विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी के आज के एपिसोड में। पहला एपिसोड जो है मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। इन केस आपने नहीं देखा है तो उसे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालने वाली हूँ, यू कैन गो थ्रू इट। आज मैं स्वागत कर रही हूँ ऑनरेबल वाइस चांसलर श्री विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर राज नेहरू जी का। कुछ सवाल हैं जिन्हें मैं ऑब्वियसली उनके साथ साझा करूंगी और मैं चाहूँगी कि वो हमसे शेयर करें रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग के बारे में और ज़्यादा, सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा लोग समझ सकें ये क्या गेम चेंजर है जो हमारी हायर एजुकेशन सिस्टम को चेंज करने वाला है। आपका बहुत स्वागत है सर। नमस्कार। नमस्कार। डॉक्टर मीनू, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इस बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण विषय को आज समाज के सामने प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। मैं आपका पिछला वीडियो मैंने देखा है, बहुत अच्छा वीडियो आपने बनाया था रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग के ऊपर, और आपको बहुत बहुत बधाई उसके लिए। रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग जो एक मॉडल है, ये इस प्रकार की व्यवस्था है जिसमें ऐसे लोगों को जिनके पास पूर्व अनुभव किसी नॉन फॉर्मल, इनफॉर्मल या सेल्फ एक्सपीरियंस के आधार पर उनका अनुभव आंका जाए और उस अनुभव को असेस करने के बाद उनको उस रेलेवेंट वर्क के लिए सर्टिफाई किया जाए। और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोसेस है। भारत में हायर एजुकेशन की आपने बात की, भारत में 18 से 23 साल की जो उम्र है, इस पॉपुलेशन को हायर एजुकेशन के कैलकुलेशन के लिए, जो जनरल एनरोलमेंट रेशियो है उसकी कैलकुलेशन के लिए पिक किया जाता है। अब ये 18 से 23 साल की जो उम्र है, ये भारत में 140 से 145 मिलियन के करीब पॉपुलेशन है। लेकिन आप हैरान होंगे, इस 140 मिलियन में भारत की जो GER है, जनरल एनरोलमेंट रेशियो, वो केवल 27%। यही सर मैं आपको इंटरप्ट करूंगी। जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो की अभी आपने मुद्दा उठाया है, ऐसा क्या गेम चेंजर होने वाला है रिकॉग्निशन के थ्रू, रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग के थ्रू, कि हम इस ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो को बाय 2035 50% तक इम्प्रूव कर पाएंगे। देखिए, सरकार ने बहुत सारी योजनाएं लाई हैं। नई शिक्षा नीति के अंदर भी विभिन्न प्रकार के आयामों को, जिसमें वोकेशनल एजुकेशन, जनरल एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन और प्रोफेशनल एजुकेशन को फोकस दिया है। मेरा आज का जो विषय है वो है रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग इन हायर एजुकेशन। मेरा मानना ये है कि ये जो 27% का GER है, इसकी कैलकुलेशन 140 मिलियन पे होती है, जिसका सीधा सीधा अर्थ है 35-36 मिलियन बच्चे ही केवल हायर एजुकेशन के अंदर हैं, और लगभग 105 मिलियन युवा हायर एजुकेशन में नहीं हैं। आप हैरान हो जाएंगे, 105 मिलियन में लगभग 50 मिलियन से भी ज़्यादा बच्चे एलिजिबल हैं हायर एजुकेशन के लिए, यानी उन्होंने 12वीं कक्षा पास की है और वो हायर एजुकेशन में जा सकते हैं, लेकिन वो हायर एजुकेशन में नहीं हैं। वो या तो किसी भी परिस्थिति के कारण से लेबर मार्केट में चले गए हैं, जॉब कर रहे हैं, कोई सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में है, या कोई एम्प्लॉयड नहीं, या किसी और व्यवस्था में एंगेज्ड है, लेकिन हायर एजुकेशन में वो एंगेज नहीं है। तो सबसे पहला मुद्दा हमारे देश के सामने ये है कि अगर हमें जनरल एनरोलमेंट को बढ़ाना है तो हमें इस पॉपुलेशन को भी, ये जो 50 मिलियन के करीब युवा आज हायर एजुकेशन में नहीं है लेकिन एलिजिबल हैं, इनको कैसे हायर एजुकेशन के अंदर जोड़ा जाए। और ये पॉपुलेशन रेडी पॉपुलेशन है। सवाल है, अब ये आज जहां मार्केट में होंगे, कहीं कोई प्लम्बिंग का काम कर रहा होगा, कोई इलेक्ट्रिक का काम कर रहा होगा, कोई टूल एंड डाई का काम कर रहा होगा, कोई हैंडीक्राफ्ट्स का कर रहा होगा, कोई विभिन्न प्रकार के कामों में एंगेज होंगे। अब आप देखिए, अगर ये किसी काम में एंगेज हैं तो वहां इन्होंने अपना अनुभव लिया होगा। शिक्षा का उद्देश्य क्या है? शिक्षा का उद्देश्य है कि शिक्षा हमें इस प्रकार की नॉलेज और इस प्रकार के स्किल्स दे कि हम बाहर जाके कोई काम कर सकें। लेकिन अगर ये युवा बिना किसी नॉलेज को फॉर्मल तरीके से लिए इनफॉर्मल तरीके से आज ये मार्केट में गए और वहां जाके इन्होंने उसी नॉलेज को गेन किया, उसी स्किल को गेन किया, लेकिन इनके पास सर्टिफिकेट नहीं है, इनके पास डिग्री नहीं है, तो कितना दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति है उनके लिए।
तो रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग एक ऐसी व्यवस्था को जन्म देता है जिसमें आप इस प्रकार की प्रक्रिया क्रिएट करते हो, इस प्रकार की असेसमेंट्स खड़ी कर देते हो, जिससे आप ऐसे युवाओं को जिनके पास पूर्व अनुभव है, इनफॉर्मल तरीके से या नॉन फॉर्मल तरीके से या पर्सनल एक्सपीरियंस के आधार पर जिन्होंने कोई नई लर्निंग्स हो या कोई ऐसी लर्निंग गेन की हो, जिन लर्निंग्स को हम फॉर्मल एजुकेशन के साथ मैप करके उनको हम असेस करके उनको हम सर्टिफाई कर सकते हैं और बड़े सरल तरीके से हम उनको हायर एजुकेशन के अंदर एंगेज कर सकते हैं। अब देखिए, सबसे बड़ी चुनौती आज क्या है कि हमारे देश में इनइक्वालिटीज विभिन्न प्रकार की हैं। कहीं पैसे की इनइक्वालिटी है, कहीं पोजीशंस की इनइक्वालिटी है, कहीं रीजन्स की इनइक्वालिटी है, कहीं टेक्नोलॉजी की इनइक्वालिटी। मैं कहता हूँ शिक्षा की भी एक इनइक्वालिटी है। शिक्षा की दो प्रकार की इनइक्वालिटी है, एक किसी को शिक्षा मिलती है, किसी को शिक्षा नहीं मिलती, लेकिन उसके बाद जिसको मिली उस शिक्षा में भी एक इनइक्वालिटी है कि जिसको मिली उसने तो फॉर्मल तरीके से ली, लेकिन जिसने नॉन फॉर्मल तरीके से ली उसको आप कंपेरेबल शिक्षा मानते ही नहीं हो, तो वो भी एक इनइक्वालिटी अपने में है। तो यानी जो आज समाज के अंदर इनइक्वालिटीज को रिड्यूस अगर करना है, जो बेस्ड ऑन जिसको हम कहते हैं कुछ क्वालिफिकेशंस को आपने प्रिविलेज कर दिया, भाई मेरे पास बीए है तो मैं प्रिविलेज्ड हूँ, मेरे पास बीएससी है तो मैं प्रिविलेज्ड हूँ, मेरे पास बीटेक है तो मैं प्रिविलेज्ड हूँ, लेकिन मेरे पास बीए बीएससी बीटेक करने के बाद जो आप काम करते मेरे पास वो काम का सारा अनुभव है, लेकिन मेरे पास सर्टिफिकेट नहीं है। तो ये इनइक्वालिटी है। आप कुछ सर्टिफिकेट्स को प्रिविलेज देते हो और अनुभव को कोई प्रिविलेज नहीं देते। उस इनइक्वालिटी को भी दूर करने की व्यवस्था रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग प्रावधान करता है, और उसमें जिस प्रकार की भी नॉलेज और एक्सपीरियंस और स्किल किसी व्यक्ति ने गेन किया, उस फॉर्मल नॉन फॉर्मल या इनफॉर्मल तरीके से उसको आप एक रिकॉग्निशन देते हो थ्रू ए प्रॉपर असेसमेंट, और उससे आप जो समाज के अंदर नॉन इंक्लूसिवनेस क्रिएट हो गई है उसको आप सोशल इंक्लूजन के मॉडल में लेके आते हो। उसे भी आप एक सेल्फ एस्टीम का दर्जा देते हो कि भाई मैं भी कुछ हूँ, मैंने भी जीवन में कुछ किया है और मेरे हाथ में भी एक सर्टिफिकेट है। तो मुझे लगता है अगर भारत को जनरल एनरोलमेंट रेशो को अगले 2035 तक 50% लेके जाना है, भारत को डिसरप्टिव होना पड़ेगा शिक्षा के अंदर, भारत को इनोवेटिव होना पड़ेगा शिक्षा के अंदर। और विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी ने इसमें एक पहल ली है, और इस पहल में हम लोग रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग को हायर एजुकेशन के साथ जोड़ने का एक संकल्प लिए हैं, और उसमें हम लोगों ने अपने कुछ रिसर्च बेस्ड मॉडल्स खड़े किए हैं और अब उनको हम इंडस्ट्री के साथ टेस्ट कर रहे हैं। पहला मॉडल हमारा JBM जय भारत मारुति के साथ हो रहा है, जिसमें हम बैचलर ऑफ वोकेशन इन टूल एंड डाई इंजीनियरिंग को वहाँ के कैप्टिव एम्प्लॉयज के टूल एंड डाई जॉब प्रोफाइल के साथ मैप करके हम उसका एक प्रावधान निकाल रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि अगर पूरे देश भर में इसके ऊपर एक संयोजित तरीके से एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट सरकार निकाले, जिसमें हमारी हायर एजुकेशन, हमारी वोकेशनल एजुकेशन, हमारी टेक्निकल एजुकेशन, इसके ऊपर एक समन्वय बनाकर इसके ऊपर एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट बनाए, मुझे लगता है भारत अगले 5 साल में एक टेक्टोनिक शिफ्ट भारत के अंदर शिक्षा जगत में आ सकता है, ये मेरा मानना है। इतना इम्प्रेसिव सर विजन आपका, एक्चुअली मुझे बड़ा हैरानी और आश्चर्य हो रहा है कि एक रोड मैप आपने तैयार किया हुआ है और इसमें कहीं ना कहीं आपने 2-4 कदम लेने भी शुरू कर दिए हैं। एक उम्मीद वाली मुझे एक फीलिंग आ रही है कि हम हर यूथ को जिसने कहीं ना कहीं अपनी एजुकेशन जिसे रोकनी पड़ी किसी ना किसी कमज़ोरी, किसी ना किसी चैलेंजेस की वजह से, हम उसको एक हैंड होल्डिंग सपोर्ट देने वाले हैं कि तुम आगे अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू करने की क्षमता रखते हो, which is a very very beautiful vision that we have for this country. There are so many youths who really deserve, because जैसे आपने कहा BA कर लिया, उसने अपनी डिग्री कर ली, घर के हालात ऐसे थे कि उसे अपनी जॉब करनी पड़ी, आगे वो नहीं पढ़ पाया। हम उसे ऐसा एक मौका दे रहे हैं कि तुम्हारी जो उस एक्सपीरियंस तुमने, जो हुनर जो तुमने एक्वायर किया है, हम उसको क्रेडिट करेंगे। ये तो एक बहुत ही सुंदर एक सपना है, जो एक मुझे तो आप 2035 तक बोल रहे हो, मुझे पता नहीं क्यों ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे कि 2000 कुछ शायद 2-4 साल में ही एक ऐसा भारत देखने की उम्मीद करती हूँ
जिसे हम प्राउड फील करेंगे कि हमने इस ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो को ऊपर बढ़ाया है? देखिए, आपने बड़ा अच्छी फीलिंग के साथ इस विषय को रखा है। आप देखिए, हम एक प्रकार तरफ से जहां जनरल एनरोलमेंट रेशो, क्योंकि ये प्रश्न आपका शुरू में था कि जनरल एनरोलमेंट रेशो को कैसे बढ़ाया जाए, तो मैंने आपको कहा कि आरपीएल एक बहुत बड़ा व्हीकल हो सकता है जनरल एनरोलमेंट रेशो को बढ़ाने का, लेकिन इसके फायदे भी हमें देखने चाहिए साथ साथ में। आज जनरल एनरोलमेंट रेशो को बढ़ाने के लिए आप आरपीएल को भी एक व्हीकल बना सकते हो। इसके अलावा और भी स्टेप्स भारत सरकार और शिक्षा मंत्रालय और बाकी सारे हमारे संस्थान उठा रहे हैं, लेकिन आरपीएल एक बहुत बड़ा व्हीकल है। आप देखिए, आरपीएल के द्वारा जब आप हायर एजुकेशन में इसको लेके आओगे, सबसे बड़ी चीज़ है कि ये आपका टाइम गैप रिड्यूस करेगा किसी को ग्रेजुएट बनाने में। आज हमने विश्वविद्यालय में जो अपना एक्सपेरिमेंट किया है, उसमें हमने बहुत सारे ऐसे युवाओं को, क्योंकि फर्स्ट पायलट बैच है, टूल एंड डाई इंजीनियरिंग के साथ मैप किया है हम, बी वॉक इन टूल एंड डाई, और जो टूल एंड डाई प्रोफेशनल्स हैं पिछले 10-10, 12-12 साल से विदाउट एनी हायर क्वालिफिकेशन इंडस्ट्री में हैं, हम उनके प्रोफाइल्स बना के उसको बी वॉक के सिलेबस के साथ मैप कर रहे हैं और उनकी असेसमेंट्स कर रहे हैं, और बेस्ड ऑन देयर असेसमेंट्स हम लोग उनको फिर एक ब्रिज प्रोग्राम दे रहे हैं, और विद इन 1 ईयर 60 क्रेडिट्स कंप्लीट करके वो ग्रेजुएट हो सकते हैं। तो आप, एक सबसे बड़ी चीज है, आप समय बचा रहे हैं युवाओं का, और कम समय में आप उनको एक ग्रेजुएट डिग्री प्रोवाइड कर रहे हैं। दूसरी बात, ये जो ब्रिज प्रोग्राम अब आप इनको देंगे, इस ब्रिज प्रोग्राम से इनकी जो एग्जिस्टिंग लर्निंग है, कॉम्पिटेंसी है, नॉलेज है, स्किल है, उसमें और इजाफा होगा। यानी आज जिस प्रोडक्टिव लेवल पर ये काम कर रहे हैं, इस ब्रिज प्रोग्राम से इनकी प्रोडक्टिविटी में निखार आएगा, क्योंकि अब आप इनके वो जो एजेस हैं, शार्प एजेस, वो इस ब्रिज प्रोग्राम से आप शार्पन करेंगे और उन्हें आप मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ेंगे, मॉडर्न लीडरशिप के साथ जोड़ेंगे, तो उनकी जो ग्रोथ है वो और स्पीड अप हो जाएगी, उनकी जो थिंकिंग है वो और इनोवेटिव हो सकती है जब आप उसको इस तरीके से जोड़ोगे। तीसरा जो इम्पोर्टेंट मुद्दा है, सबसे बड़ा कॉस्ट का। हमारे युवा बहुत ज़्यादा कॉस्ट नहीं स्पेंड कर पाएंगे, और कम से कम कॉस्ट में, क्योंकि रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग इन हायर एजुकेशन के मॉडल को हम श्योर बहुत कम कॉस्ट में कंप्लीट कर सकते हैं, और ये सबसे ईजीएस्ट, टाइम लेस कंज्यूमिंग एंड लेस कॉस्ट टू बर्डन टू द स्टूडेंट में उसको एक डिग्री मिल सकती है, क्योंकि उसके पास डिमॉन्स्ट्रेटेबल लर्निंग है, उसके पास डिमॉन्स्ट्रेटेबल स्किल है। तो उस स्किल को बहुत बड़े पैमाने में एग्जाम कंडक्ट करने की जरूरत नहीं है, बड़े प्रैक्टिकल असेसमेंट्स के द्वारा आप उन्हें असेस करके आप उनको सर्टिफाई कर सकते हो। देखिए, सबसे बड़ा फायदा इंडस्ट्री को होगा इसका। आज जहां इंडस्ट्री स्ट्रगल कर रही है कुछ रिसोर्सेज को, क्वालिफाइड रिसोर्सेज को लेने में, वो इसलिए नहीं ले पाती क्योंकि उनके पास सर्टिफिकेट नहीं होती। अगर आज आप रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग के थ्रू आप हायर एजुकेशन में लोगों को सर्टिफाई करना शुरू करोगे, वो ग्रेजुएट बनना शुरू करेंगे, पोस्ट ग्रेजुएट बनना शुरू करेंगे, उनकी डिमांड इंडस्ट्री के अंदर बढ़ना शुरू हो जाएगी, उनकी जो अर्निंग है वो अर्निंग सडनली शूट अप होना शुरू हो जाएगी, उनकी सस्टेनेबल लिविंग्स इमीडिएटली उनको मिलना शुरू हो जाएगा। और मुझे लगता है इंडस्ट्री के अंदर जो आज नीचे के लेवल पर एम्प्लॉयमेंट की किल्लत कहीं ना कहीं दिखती है, जब इन लोगों को हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन मिलेगी, इनको ऊपर जाने के रास्ते मिलेंगे, नीचे रास्ते खुलना शुरू हो जाएगा और जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज नीचे फ्रेशर्स को मिलना शुरू हो जाएगी। तो ये पिरामिड मॉडल है कि जैसे जैसे ऊपर जाएंगे, नीचे नीचे और ज्यादा अपॉर्चुनिटीज। इसका एक बड़ा फायदा और है, एम्प्लॉयर्स को रेडीमेड रिसोर्स मिलेंगे, उन्हें कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग उनका घटना शुरू हो जाएगा। जब एम्प्लॉयर्स का कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग घटेगा तो एडवांटेज ऑफ कॉस्ट एंड प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी विल बी पास्ड ऑन टू द कस्टमर, तो जिसके कारण से पूरी सप्लाई चेन जो है एक बिजनेस की वो वायबल होगी। एक बड़ा बेनिफिट और ये भी है कि जब आप ऐसे अनुभवी लोगों को ग्रेजुएट मॉडल में लाओगे और उनको नए स्किल्स दोगे, नई नॉलेज दोगे, इन लोगों के जो सोचने के तरीके हैं वो भी बदलेंगे, जिसके कारण से हो सकता है इनमें से बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स निकलना शुरू हो जाएं। हो सकता है किसी के माइंड में, क्योंकि अनुभव ऑलरेडी है, नई लर्निंग मिली, नई नॉलेज मिली, कोई स्टार्टअप शुरू करने का, तो ये एक टेक्टोनिकल शिफ्ट भारत में ला सकता है अगर हम रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग को हम हायर एजुकेशन के साथ जोड़ें। मेरी तो विनती ये है कि हायर एजुकेशन के रेगुलेटर्स, हायर एजुकेशन मंत्रालय और जो हमारे शिक्षा से
जुड़े लोग हैं वो इसके प्रति थोड़े और जागरूकता के साथ काम करें, इसके ऊपर कुछ और रिसर्च पेपर्स अगर पब्लिश करने की आवश्यकता है वो रिसर्च पेपर्स पब्लिश करें। परंतु हम लोगों ने श्री विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी में इसके ऊपर बहुत गहन अध्ययन किया है, कुछ रिसर्च पेपर्स भी पब्लिश किए हैं और उसके आधार पर हमारा ये मानना है कि रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग इन हायर एजुकेशन कैन रियली डिसरप्ट the higher education system in India. It can change the general enrollment ratio. It can kickstart a new thinking among the experienced people whose self-esteem is low because उनको लगता है कि वो शायद किसी से compete नहीं कर पाते। उनका self-esteem बढ़ेगा, उनकी thinking और ऊपर जाएगी, जिससे भारत के अंदर नए थॉट्स, नए आइडियाज आने की पूरी संभावना है और एम्प्लॉयर को बहुत ज़्यादा इसमें बेनिफिट मिलेगा और एम्प्लॉयर्स भी इसको लाइक करेंगे। ये जो 50 मिलियन पॉपुलेशन है वो इसको प्रेफर करेगी और सबसे बड़ी चीज़ भारत की जनरल एनरोलमेंट रेशो जो हमारी सरकार ने, जो नई शिक्षा नीति ने 2035 टारगेट की है, मुझे लगता है वो उससे पहले ही हम भारत में अचीव कर सकते हैं। व्हाट अ वंडरफुल विन विन सिचुएशन। मैं फिर वही कह रही हूँ कि एक्चुअली मैं बह रही हूँ उन भावनाओं में जहाँ आप जिस तरह से मुझे बता रहे हैं। आई कैन एक्चुअली विजुअलाइज how the youth is going to be benefited and how the industry is going to be benefited. इसके अलावा how the economy is going to be benefited if ज़्यादा से ज़्यादा यूथ ना सिर्फ नौकरी ढूंढ रहा होगा बल्कि नौकरी दे रहा होगा। ये तो एक मतलब जिसे कह रहे हैं ना, सच में गेम चेंजर होने वाला है। I wish this really happens sooner than we can expect because आपका विजन इतना क्लियर है, आपने जो स्टेप्स लेने शुरू किए हैं वो एकदम सही दिशा में जा रहे हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं और इसी संदर्भ में 30 मई को हम लोग 1 मई को जो लेबर डे हम पूरे देश भर में मनाते हैं, दुनिया भर में, हम लोगों ने उस दिन रीडिफाइनिंग ऑफ लेबर के ऊपर एक वर्कशॉप भी रखा है। हरियाणा हायर एजुकेशन काउंसिल एंड ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन एंड श्री विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी मिलकर इसका 30 तारीख का प्रयोजन है और हमारा उद्देश्य है वी नीड टू रीडिफाइन द वर्ड लेबर और इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। और आज अगर हम इस चीज़ के ऊपर फोकस करेंगे, इस रीडिफाइनिंग ऑफ लेबर इन कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड बाय ब्रिंगिंग इन द रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग इन हायर एजुकेशन, आई थिंक इंडिया will gain substantially in the next few years. तो सर, जैसा कि आपने बताया कि AICTE एज अ रेगुलेटर लेबर डे पे आने वाले हैं और एक बहुत भव्य प्रोग्राम होने वाला है, मुझे इसी कंसर्न में ये जानना है कि कितने रेगुलेटर्स हैं जो इसमें हिस्सा बनेंगे और इन रेगुलेटर्स का रोल क्या होगा रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग को आगे बढ़ाने में। देखिए, इस समय भारत में जैसे यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन है, AICTE है, NCVET है, ये अपने अपने स्तर पर आज की डेट में बहुत सारे पॉलिसीज़ लेके आते हैं, बहुत सारे स्कीम्स लेके आते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये रेगुलेटर्स, हमारे जो शिक्षा जगत से जुड़े रेगुलेटर्स हैं, अगर ये रेगुलेटर्स अपने अपने स्तर पर या इकट्ठे मिलकर एक ऐसे स्कीम को लॉन्च करें जिससे देश भर के सारे संस्थान RPL बेस्ड हायर एजुकेशन के मॉडल को एडॉप्ट करना शुरू कर दें, तो देखिए भारत के हर क्षेत्र में आपको ऐसे युवा मिलेंगे जो एलिजिबल यूथ होंगे। अगर आप एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़ की एक रिपोर्ट मैंने पढ़ी थी, AISHE की रिपोर्ट थी वो बेसिकली, उसमें उन्होंने जनरल एनरोलमेंट रेशो वर्सेस एलिजिबल एनरोलमेंट रेशो EER, GER वर्सेस EER का हवाला दिया था, जिसमें उन्होंने कहा कि भारत के अंदर जो एलिजिबल यंगस्टर्स हैं फॉर हायर एजुकेशन, जो मैंने आपको कहा कि लगभग 40-50 मिलियन के करीब हैं, उनका कहना था कि हमारी कैलकुलेशन आज GER पूरे 18 to 23 की एज पे होती है, लेकिन उनका कहना था कि अगर हम अपनी GER की कैलकुलेशन ER के आधार पर करें तो हमारा ऑटोमेटिकली 60% या 55-57% GER हो जाएगा, क्योंकि हमारा जो साइज ऑफ पॉपुलेशन फॉर कैलकुलेशन ऑफ द रेशोज है वो कम हो जाएगा। तो मेरा मानना ये है कि अगर सिंपल फॉर्मूला चेंज करने से ऐसा हो सकता है, तो ये पॉपुलेशन कितनी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो इस पॉपुलेशन के लिए अगर रेगुलेटर्स कोई स्कीम, कोई प्रोग्राम निकालें, जैसे जब BVOC लॉन्च हुआ था या कोई नया डिप्लोमा या कोई नई डिग्री लॉन्च होती है, तो हर रेगुलेटर उसके लिए कोई स्कीम्स, कोई प्रावधान शुरू करता है। अगर इसके प्रति एक
बहुत बड़ा कैंपेन देश में रन हो कि हर इंस्टीट्यूशन उसके इलाके में जो लोग EER की कैटेगरी में आते हैं वो इसमें एनरोल हों, और उसके लिए कम्युनिटी कॉलेजेस का सहायता लिया जाए, इवनिंग कॉलेजेस की सहायता ली जाए। मुझे लगता है भारत अगले 3, 4, 5, 6 साल में अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन ला सकता है हमारे देश के अंदर, चाहे वो ट्राइबल बेल्ट है, चाहे वो रूरल बेल्ट है, चाहे वो अर्बन बेल्ट है। ये एक बहुत बड़ी आशा की किरण लाखों करोड़ों युवाओं के लिए होगी, और भारत के अंदर एक नया थॉट प्रोसेस, एक नई आइडिएशन, एक नया क्रिएशन, एक नई इनोवेशन पैदा हो सकती है। इतना खूबसूरत मुझे लग रहा है सुन के। एक आशा, एक उम्मीद मेरे अंदर जाग रही है कि मैं उम्मीद कर सकती हूँ कि मेरा युवा जो है आगे आने वाला, वो सच में इतना आत्मनिर्भर होगा कि शायद, जैसा मैं बार बार कहती रहती हूँ कि सिर्फ जॉब ढूंढेगा नहीं, जॉब देने की उसमें इतनी उसके अंदर स्किल्स होंगी, इतना हुनर होगा कि वो जॉब दे सके। आज समय की कमी की वजह से मैं यहीं रोक रही हूँ, लेकिन रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग एक इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक बनता जा रहा है कि मुझे लगता है हमें सर से रूबरू और होना पड़ेगा। नेक्स्ट एपिसोड में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। एक चीज याद रखें जी, विवेकानंद ने कहा था, ट्रू एजुकेशन किसे कहते हैं? ट्रू एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ द पोटेंशियल, कॉम्पिटेंस, नॉलेज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इनसाइड यू. It doesn't require books. It requires something that's already in you. And I've noticed it. And there are millions of people who already have something in them. Unfortunately, they don't have degrees. Please promote this RPL in higher education aggressively, vigorously, and India will gain out of it. Thank you. Thank you.